नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बुरी और एक बहुत अच्छी खबर आई। एक खबर बीमारी की, दूसरी खबर इलाज की। बुरी खबर यह है कि कोरोना वायरस के जिस नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है, कोरोना का वो वेरिएंट हमारे देश में पहुंच चुका है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस हमारे देश में डिटेक्ट हुए हैं। इस परेशान करने वाली खबर के साथ अच्छी खबर यह आई कि अब देश में कोरोना वैक्सीन की 125 करोड़ डोज लग चुकी हैं। देश की 49% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और यह एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में पहुंचने से यह उपलब्धि छोटी लगने लगी है और यह स्वाभाविक है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। अभी यह भी नहीं मालूम कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं। अगर असर करेगी तो कितना करेगी, यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं, कितनी तेजी से फैलता है, कितने मुल्कों में पहुंच चुका है, सरकार ने कोरोना के इस वेरिएंट से लड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं और आपको इससे लड़ने के लिए क्या करना है, इस वायरस से खुद को कैसे बचाना है, इन सारे सवालों पर सरकार ने आज सीधी सीधी और साफ साफ बात की। मैंने भी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है और काफी डिटेल में जानकारी ली है और यह सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब तक दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो रिसर्च हुई है उसमें क्या पता चला, दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि हमारे देश में कोरोना के नए वेरिएंट के जो 2 केस मिले हैं वो कहां से आए, वो कौन है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उनकी हालत कैसी है और उनसे खतरा कितना है। कोरोना ओमिक्रॉन के वेरिएंट के दोनों केस कर्नाटक में मिले। एक साउथ अफ्रीकी नेशनल है, दूसरा पेशेंट भारतीय नागरिक। साउथ अफ्रीका से आए एक 66 साल के बिजनेसमैन को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। यह बिजनेसमैन 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा था। भारत पहुंचते ही उसका RT-PCR टेस्ट किया गया जैसा कि नियम है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। लेकिन इस दौरान इस व्यक्ति ने एक प्राइवेट होटल में चेक इन किया। 23 नवंबर को उसने प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट कराया। यहां रिपोर्ट नेगेटिव आई और इस नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर वो 27 नवंबर को बेंगलुरु से दुबई चला गया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह पता चला कि उस शख्स को ओमिक्रॉन का इंफेक्शन था और अब यह पेशेंट भारत से जा चुका है। बेंगलुरु में ही ओमिक्रॉन का जो दूसरा पेशेंट मिला है वो इंडियन सिटीजन है, भारत का नागरिक है। उसकी उम्र 46 साल है और वो एक डॉक्टर है। हैरानी की बात है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं नहीं गया। 21 नवंबर को तबीयत खराब हुई, उसका RT-PCR टेस्ट किया गया। 22 नवंबर को उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25 नवंबर को उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। हालांकि 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चला कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इंफेक्टेड है और यह बात कंफर्म हो गई। और यह वाकई में चिंता में डालने वाली बात है कि जिस आदमी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसे भी कोरोना के नए वेरिएंट से इंफेक्शन हो गया। सरकार ने दोनों पेशेंट्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, उनके नाम नहीं बताए हैं। लेकिन अब सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बेंगलुरु में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अब इन दोनों पेशेंट्स के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं। दोनों के अब तक 37 प्राइमरी और 450 से ज्यादा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का पता लगा लिया गया है। इनमें से 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। इनके सैंपल की भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है जिससे यह पता लगा जा सके कि इनके संपर्क में आए बाकी लोग भी क्या ओमिक्रॉन से इंफेक्टेड तो नहीं है। इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलीनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी। जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है
ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि अब तक ओमिक्रॉन का जो पेशेंट बेंगलुरु में मिला है उसे या उसके कांटेक्ट में आए लोगों में गंभीर सिम्टम्स नहीं है और उन्हें जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। The second case is a practicing medical doctor in a government hospital. We also traced his primary and secondary contacts. Out of his primary and secondary contacts, there are about 5 people who have been tested positive. So the 5 contacts and himself, 6 people altogether have been isolated, have been admitted in our government hospital in a special isolated place. Luckily, none of them are presenting any serious symptoms. They are all having a mild degree of infection with actually no significant symptoms as such. This doctor, does he have any travel history? No, he does not have any travel history. Maybe he has come in contact with somebody who had a travel history. We are completely tracking and trying to understand the case. अब देखिए, सारी सावधानी बरतने के बावजूद, तमाम प्रिकॉशन के बाद भी वायरस का नया वेरिएंट हमारे देश में पहुंच गया और यही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा है। मुंबई और दिल्ली में भी कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं। जामनगर में भी साउथ अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इस व्यक्ति के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन ओमिक्रॉन के 2 केस कंफर्म होने के बाद अब सरकार का फोकस 2 बातों पर है। पहला, इस नए वेरिएंट को देश में फैलने से रोकना, जहां है उसे वहीं रोक देना, और दूसरा, विदेशों से आने वाले लोगों की और ज्यादा गंभीरता से स्क्रीनिंग करना। और सरकार ने दोनों लेवल पर काम शुरू किया है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग तो पहले से हो रही थी, लेकिन अब ओमिक्रॉन के 2 पेशेंट कंफर्म होने के बाद सरकार ने गाइडलाइंस रिवाइज की हैं। जिन 12 देशों को एट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, उन देशों से आने वाले पैसेंजर्स आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकेंगे। सबका ऑन अराइवल कोविड टेस्ट कंपल्सरी है। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी उन्हें उसी वक्त आइसोलेट कर दिया जाएगा। उनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने तक उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। एट रिस्क देशों से आने वाले जो पैसेंजर्स ऑन अराइवल टेस्ट में नेगेटिव पाए जाएंगे, उन्हें भी 7 दिन तक घर में आइसोलेशन में रहना होगा। 8वें दिन उनका दोबारा से कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा। इन 12 देशों के अलावा दूसरे मुल्कों से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनमें से 2% की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इन्हें सैंपल देने के बाद घर जाने दिया जाता है। इनमें से जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और फिर उनका इलाज तय प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर या तो कड़ी नजर रखी जा रही है और उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा देश के अंदर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि नए वेरिएंट को लेकर पैनिक से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है, वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के पहले केसेस 24 नवंबर को अफ्रीका के 2 देशों साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में मिले थे। इसके म्यूटेशन इतने ज्यादा थे कि 48 घंटे बाद ही WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने भी जरूरी स्टेप उठाने शुरू किए। सेंटर ने एडवाइजरी जारी की, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को 2 कैटेगरी में बांटा, एट रिस्क वाले देशों के लिए और सख्त गाइडलाइंस बनाई गई।
इन देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट पर ही रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सभी पैसेंजर्स का ऑन अराइवल कोविड टेस्ट कंपलसरी है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया जाता है, तो एयरपोर्ट पर ही सबके रुकने का अरेंजमेंट किया गया है। ऐसे सस्पेक्टेड पैसेंजर्स के कांटेक्ट में आकर कोई और इन्फेक्ट ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि इस वक्त देश में 31 देशों से फ्लाइट्स आ रही हैं। 8,000 से ज्यादा पैसेंजर्स रोज आते हैं। अब एयरपोर्ट पर ही सबका RT-PCR टेस्ट करना, उसकी रिपोर्ट आने तक सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए एयरपोर्ट पर रोक कर रखना, ये आसान काम नहीं है। इसलिए खतरा बढ़ा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये करना जरूरी भी है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज दिल्ली में जो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले वो काफी नाराज थे। फ्लाइट यहाँ पे 4 बजे लैंड हुई, दिल्ली में 2 बजे लैंड होनी थी रात को। तो उसके बाद इन्होंने RT-PCR के लिए 6 घंटे बिठा के रखे। जो 2 दिन पहले का प्रोसेस था, यहाँ पे ये टेस्ट करके भेज देते थे बंदे को, लेकिन अब 6 घंटे के लिए तंग किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ बंदे ऐसे हैं 50% जिनकी फ्लाइट है कनेक्टिंग आके वो डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, उनके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। हम दिल्ली में आए थे और मुझे बहुत तंग किया गया है। इमिग्रेशन वाले भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है सिक्योरिटी की, कोई कोविड का नहीं करते हैं। हमने PCR का टेस्ट करा चुके थे इंडिया, वहाँ पे स्पेन में, जो 72 आवर्स वैलिड था। यहाँ पे हमसे दोबारा कराया गया और हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो हमने बहुत फोर्स किया, तभी उन्होंने टेस्ट का जवाब दिया। हमारी लड़ाई भी हो चुकी है वहाँ पे। लोगों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता कि हमारे देश में फिर से अप्रैल और मई जैसे हालात बने। कोई नहीं चाहता कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आए। इसलिए प्रिकॉशन तो जरूरी है, क्योंकि वायरस का ये वेरिएंट नया है। एक्सपर्ट्स को, वैज्ञानिकों को भी कोरोना वायरस के इस सबसे नए रूप के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। जो बातें पता लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगा कि कोरोना के इस वेरिएंट में 45 से 52 तक म्यूटेशन हुए हैं। अब सवाल यह कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? तो इसके जवाब में वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक जिन लोगों में इस वेरिएंट का इन्फेक्शन मिला है वो माइल्ड है। और बड़ी बात है कि अमेरिका में रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट के मामले हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन वो इससे कम खतरनाक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से 1.6 लोगों में फैलता है, 1.6 लोगों में। तो वहीं अगर कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आया तो फिर वो अपने आसपास के 5 लोगों को बीमार कर सकता है। यानी इसकी जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू है, संक्रमण के फैलने की दर है, वो 5 से भी ज्यादा है। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि ये 12 से 18 भी हो सकती है। यानी एक व्यक्ति से कम 12 लोगों को भी यह वायरस फैल सकता है। अमेरिका की हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के मुताबिक ओमिक्रॉन चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये डेल्टा वायरस से काफी ज्यादा म्यूटेशन दिखा रहा है। CDC के हिसाब से डेल्टा वेरिएंट में जहां 11 से 15 म्यूटेशन दिखाई दिए थे, वहीं ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ही 30 से ज्यादा म्यूटेशन दिखाई दिए। कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि इसमें 52 म्यूटेशन तक स्टडी कर लिए गए हैं। जो म्यूटेशन है वो ऐसी जगह पे म्यूटेशंस हुए हैं 30 से भी अधिक, जहां पे कि इसका ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जो बाइंडिंग होता है शरीर में, उस जगह का स्ट्रक्चर के ऊपर इसके म्यूटेशंस हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जल्दी फैल रहा है। जैसे कि हम पहले कहते थे कि हर एक फैलने वाले वायरस का एक R0 करके नंबर होता है, तो ओरिजिनल वेरिएंट का R0 नंबर जो था वो 5 से कम है, और इसका जो वेरिएंट का अभी जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसका R0 नंबर 13 से 15 के बीच में हो सकता है करके बताया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति 13 से 15 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में चिंता जो है वो जताई जा रही है। पर इसकी इस वक्त घातकता कितनी है, कितना डेंजरस होगा, क्या ये सीवियर डिजीज करेगा या मॉडरेट डिजीज करेगा, क्या इसमें हमें और अलग तरह के सिम्टम्स दिखेंगे,
या इसमें और ऑर्गन्स दूसरे इफेक्ट हो गए, ये सब के बारे में इस वक्त कोई भी जानकारी ज्यादा नहीं है। आज पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि कोरोना ने रूप बदल लिया है। अब ज्यादा तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट सामने आया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है। दुनिया के 29 मुल्कों में यह वायरस फैल चुका है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वेरिएंट के अब तक सिर्फ 375 केसेस मिले हैं, 375। यह वेरिएंट कितना घातक है, कितना खतरनाक है, इसकी स्टडी अब तक नहीं हो पाई है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कोरोना के इस वेरिएंट पर वैक्सीन असर नहीं करेगी? इसका पुख्ता जवाब वैज्ञानिकों के पास फिलहाल तो नहीं है। एक्सपर्ट की राय भी इस पर अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे कहा कि वैक्सीन कोरोना के हर वेरिएंट पर असर करेगी, लेकिन वैक्सीन कितनी असरदार होगी यह इस बात से तय होगा कि वायरस में म्यूटेशन कहां हुआ है, कितना हुआ है। और हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना कंपनी के सीईओ ने जो बयान दिया है उससे और सवाल उठ गए हैं। स्टीफन बेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से हो सकता है कि वैक्सीन कम असर करे, वैक्सीन कम इफेक्टिव हो। स्टीफन ने कहा कि उन्होंने जितने भी वैज्ञानिकों से बात की है उन सब की यही राय थी। उन्होंने ओमिक्रॉन पर अपने कंसर्न्स जाहिर किए। हालांकि कुछ दूसरे साइंटिस्ट का दावा है कि अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितनी जानकारी मिली है उससे लगता है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन कम से कम 40% तक असर करेगी। इसलिए वैक्सीनेशन पर की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन हमारे देश में जो लोग कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि इस वायरस को लेकर भी और रिसर्च की जरूरत है और डेटा को स्टडी करने की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। साउथ अफ्रीका में भी काफी लोगों को जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड में पाया गया। सो इम्यून एस्केप होने के चांसेस हैं, इसका प्रूफ अभी दिया है इन्होंने कि चांसेस हैं इसके, 100% प्रूफ नहीं है, बट इन्फेक्टिविटी ज्यादा है इसलिए, और इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न का है। 2 दिन के अंदर जो है 24 को पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया WHO को कि हमारे यहाँ हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है, और 2 ही दिन में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया गया। इवन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं रखा गया था, मॉनिटरिंग में रखा था और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करके। बट जो भी ग्लोबल एविडेंस है कि जो कोविड रिकवर्ड है अभी तक जितने वेरिएंट हैं वो बेटर प्रोटेक्टेड है, अच्छे प्रोटेक्शन है उनको मिल रहा है। जिस तरीके से ये वेव हुआ था हमारे कंट्री में, सेकेंड वेव आया था, बहुत सी डेथ्स हुई, चारों तरफ कोहराम मच गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकवर्ड हुए हैं वो अभी तक जो केसेस अचानक कम हुए उसका में सबसे बड़ा योगदान जो है नेचुरल इन्फेक्शन का था, तो बेटर प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए अभी इतना खतरा नहीं, बट हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है यह वेरिएंट जो है सारे नेचुरल इन्फेक्शन को भी वैसे ही बाईपास कर दे और तब जो है यह कंप्लीटली न्यू वेरिएंट होगा। अगर नेचुरल इन्फेक्शन को इन्वेट कर देता है तो सारी वैक्सीन भी बेकार हो जाएगी, तब तो बहुत ही बड़ा खतरा पूरी विश्व के लिए हो जाएगा। हो सकता है विश्व के लिए वरदान भी हो जाए, क्योंकि अगर हाईली इन्फेक्शियस कोई वेरिएंट है और बहुत ही माइल्ड है तो डेल्टा को रिप्लेस कर देगा पूरी दुनिया से, और माइल्ड अगर है तो वो ज्यादा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकता है। मैं अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, बहुत सीवियरिटी भी ला सकता है, ब्लेसिंग भी ला सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि खतरा बड़ा है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की राय यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें कोरोना के इस वेरिएंट से कुछ हद तक सुरक्षा कवच जरूर मिलेगा, उन पर खतरा कम होगा। क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो भी केसेस मिले हैं उनमें सिवियरिटी दिखाई दी थी वो कम थी, सबको माइल्ड सिम्टम्स थे और वो रिकवर भी हो गए। अच्छी बात यह कि हमारे देश में 49%, 49% एडल्ट लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। 84 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, और आज सरकार ने ऐलान किया कि देश में कोरोना वैक्सीन की 125 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। सरकार ने तय किया कि अब वैक्सीनेशन को और तेज किया जाएगा। इसके लिए घर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अब घर घर जाना शुरू हो गए हैं, घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें,
और जो सेकंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले एक माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है। इस नए वेरिएंट को लेकर 2-4 बातें जरूर समझ लेनी चाहिए। पहली, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे देश में पहुंच चुका है, लेकिन सिर्फ 2 केसेस हैं और मुश्किल यह है कि इस वेरिएंट का पता लगाना आसान नहीं होता। आरटीपीसीआर टेस्ट से सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलता है। कोरोना के किस वेरिएंट का इन्फेक्शन है यह पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराना ही एकमात्र रास्ता है। इसमें वक्त लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हमारे देश में अभी सिर्फ 37 लैब्स में है। तो अभी यह नहीं मालूम कि यह वायरस कितना खतरनाक है। इतना पता है कि यह वायरस इन्फेक्शियस है, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अब सवाल है कि क्या यह वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा? क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? और अगर तीसरी लहर आई तो क्या यह दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगी? तो इसके जवाब में एक्सपर्ट 2 तरह की बातें कह रहे हैं। पहली ये कि अभी तक दुनिया में ओमिक्रॉन के जो पेशेंट मिले हैं वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। इसलिए हो सकता है कि वेरिएंट तेजी से फैलने वाला हो लेकिन सीवियर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, यानी यह कोरोना के खात्मे का रास्ता हो सकता है, क्योंकि यह वायरस कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर देगा जो ज्यादा खतरनाक है, जिसमें मौत का डर होता है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन ज्यादा घातक हुआ तो फिर आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। अब सवाल यह कि फिर क्या करें, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो जवाब आसान है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन ले लीजिए। अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, यह आसानी से मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन खुद भी करिए और दूसरों को भी करने के लिए कहिए। थोड़े दिन की बात और है, मास्क जरूर पहनिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर करें। जितना संभव हो सोशल गैदरिंग्स और शादी ब्याह के समारोह से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाएं। और चूंकि अभी हमारे देश में 18 साल से कम किसी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, इसलिए बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप इतना करेंगे तो वायरस से बचे रहेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। आज बिहार से एक बहुत बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। डॉक्टर की लापरवाही से 15 लोगों की आंखें चली गई, उनकी दुनिया में अंधेरा हो गया, उनकी आंखें असल में निकालनी पड़ी। मामला मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया था। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से बड़े पैमाने पर कैंप का प्रचार किया गया था, इसलिए बड़ी तादाद में लोग कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने आए थे। क्योंकि फ्री में ऑपरेशन किए जाने की बात थी, इसलिए यहां आए ज्यादातर लोगों में गरीब लोग थे, बुजुर्ग थे, बेसहारा लोग थे। वो इस उम्मीद से आए थे कि ऑपरेशन के बाद धुंधली होती दुनिया को साफ साफ देख सकेंगे, लेकिन उनके साथ उल्टा हुआ। उनकी दुनिया में अंधेरा छा गया। जिन 65 लोगों ने उस दिन ऑपरेशन करवाए, उनमें से ज्यादातर को दिक्कत होने लगी, आंख से पस आने लगा। जब ये लोग दोबारा मुजफ्फरपुर आए हॉस्पिटल गए तो उन्हें यह कहकर भगा दिया गया कि इलाज कराना है तो पटना चले जाओ। क्योंकि इलाज कराने वाले गरीब थे, पटना जाने के बजाय घर चले गए और मर्ज बढ़ता चला गया। हालत यह हो गई कि अब तक 15 लोगों की एक आंख निकालनी पड़ी है, कुछ और लोगों की आंख निकाली जानी बाकी है। अब इन सभी लोगों का इलाज मुजफ्फरनगर के सरकारी हॉस्पिटल यानी एसके कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है। इनके लिए यहां स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी इस स्पेशल वार्ड में गए और उन्होंने यहां भर्ती लोगों से बात की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। नीतीश से बात करते करते कुछ लोग रोने लगे। उनका कहना था, जिस तरह से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिस तरह से उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया, वो उसी दिन समझ गए थे कुछ अनहोनी हो सकती है।
वो आंख की रोशनी लेने हॉस्पिटल आए थे और आंख गवा के जा रहे हैं। कि हम तो समझ गए कि हमारी आंख ही चली गई। क्यों ऐसा लगा? उन्होंने कहा कि इस तरह से वो जानवर जैसे मवेशी को निडल घुसा के उस तरह से निडल वो इस तरह से पकड़ के सिरिंज को मारा इस आंख में। उस समय तो काफी दर्द हुआ होगा, आपने कहा उनको? दर्द हुआ, हम तो चिल्ला उठे, लेकिन हो गया और जो होना था। बनाने आदमी तो कमा के जा रहे हैं। लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है, वो भी डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। जी हाँ, और किसी का लापरवाही नहीं है, डॉक्टर का लापरवाही। जो जल्दी जल्दी जैसे कि मवेशी का चारा काटते हैं उस तरह मैं बैठा था, उस जगह देख रहा था। मेरा 22वां नंबर था जो आँख का ऑपरेशन हुआ, तो फटाफट माने कि एकदम जैसे कि घास काटा जाता है उस तरह से आँख का काम। कम समय भी दे रहे थे? बहुत कम समय, 5 से 6 मिनट का समय था एक आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में, 5 से 6 मिनट का। इन लोगों की बात सुनकर दुख तो बहुत होता है। इन गरीब लोगों पर क्या बीतरी होगी, इनके परिवार वालों का क्या हाल होगा, सोचकर सेहरन होती है। इन लोगों का कहना था कि एक डॉक्टर ने एक दिन में 65 लोगों की आंख का ऑपरेशन कर डाला, 5 मिनट में एक मरीज का ऑपरेशन कर दिया। हमको शक लगा थोड़ा कि इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, तो कोई साहू नाम के डॉक्टर थे, दूसरा आदमी बताया, बगल वाला आदमी की, बोले साहू जी बोले बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, पहले भी करते थे। साहू जी सारे मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे? हाँ जी, एक ही डॉक्टर सारे मरीजों का इलाज किए, वो सबका ऑपरेशन किए। हाँ, भीड़ थी, भीड़ था, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करें ना, 10 मिनट लगता था ऑपरेशन करने में। सिर्फ 10 मिनट में एक ऑपरेशन? और उठा देता था। एक साथ कितने लोगों को अंदर भेजा जाता था? एक साथ 4 को 5 को अंदर, मैंने क्लिनिक में भीतर में मैंने 10 को 20 को के खड़ा करा लेता था एक साथ। वही मैंने ऑपरेशन कर उठा के हटा देता था। आज मैंने कई आई डॉक्टर से बात की, वो भी हैरान है। डॉक्टर्स का कहना है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत माइनर ऑपरेशन है और आजकल तो ऐसी टेक्निक डेवलप हो गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर डॉक्टर ने 5 मिनट में ऑपरेशन किया तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुश्किल यह है कि हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर और हाइजीन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और यही बात उस वक्त साबित हो गई जब कुछ और मरीजों की बात सामने आई। एक महिला ने बताया कि उसकी बाईं आंख में दिक्कत थी और डॉक्टर ने दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। सोचिए, लेफ्ट आई जो पहले से कमजोर थी उसका इलाज नहीं हुआ, वो और कमजोर हो जाएगी, और जो आंख ठीक थी उसका ऑपरेशन कर दिया गया और वो ऑपरेशन भी गड़बड़ किया। मतलब एक आंख पहले से ही खराब थी, दूसरी आंख डॉक्टर ने खराब कर दी। ये महिला इलाज पर हजारों रुपए खर्च कर चुकी, लेकिन राहत नहीं मिली। बायां से में ज्यादा परेशानी थी, तो वो बोले कि बायां, तो लिख कह दिया दाहिना। अच्छा, आपने बताया कि बाएं आंख में ज्यादा परेशानी है, लेकिन लिख दिया डॉक्टर ने दाहिने आंख। दाहिना, आपके तो दाहिने आंख का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है, हाँ। आपने बताया होगा ना फिर कि नहीं मुझे इसमें परेशानी है ज्यादा, बाईं आंख में। ये तो लिख दिया कि नहीं दाहिने होगा। डॉक्टर भी बोला कि खत्म है आँख। कहे तो काहे कर दिए खत्म आँख, तो बोलूँ अब होनी था तो हम क्या करें। अच्छा, उसने कहा होनी था तो हम क्या करें? क्या करें, पटना जाइए, पटना भेज दिया। पटना से दिखा करके आए, 17,000 का सुइया दिया आँख में, से कोई फायदा नहीं। वहाँ बोल दिया कि खराब हो गया आँख। हैरानी की बात यह है कि दावा यह किया गया था कि इस कैंप में लोगों की आंख का जो ऑपरेशन है वो फ्री में किया जाएगा, लेकिन नीतीश चंद्र को ऐसे लोग भी मिले जिनसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पैसे वसूले गए थे। इन लोगों ने पैसे भी दिए और आंख भी गंवा दी। हाँ, 2 आदमी थे, जैसे एक बेड पर एक बेड पर, बीच में मशीन था, एगो औरत थी एगो मर्द था।
हाँ वो औरत पहले अथी करें मैंने कुछ किए तकरा बाद मर्द करते थे। हाँ अब उतना मार्क्स से तो निशा अथी के सुइया दिया तो इतना फूल का अथी हो गया तो उतना बुझाया तो नहीं तो उसे देखे तेरा बस ऑपरेशन हुआ। अस्पताल के बारे में कैसे जानकारी मिली कि यहाँ मुफ्त ऑपरेशन हो रहा है? ना हम पैसा वाला दे हम पैसा दे के करवाए हैं। अच्छा आपने पैसा दिया था? हाँ 3500 दिए हैं। अच्छा जिन लोगों की बात अब तक आपने सुनी ये वो लोग हैं जिनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र उस मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में भी गए जहां कैटरेक्ट के फ्री ऑपरेशन के लिए यह कैंप लगाया गया था, जहां यह दुर्घटना हुई। नीतीश ने बताया कि अब इस हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है, पूरा स्टाफ फरार है। जिस डॉक्टर ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए वो डॉक्टर भी गायब है। हालांकि प्रशासन ने एक्शन लिया है, हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ओटी 19 नंबर का ये ओटी और इसी ओटी में एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ। सारे लोग इन्फेक्शन के शिकार हो गए, बड़ी लापरवाही बरती गई और नतीजा ये हुआ कि जितने लोगों ने भी ऑपरेशन कराया उनकी मुश्किलें बढ़ गई। फिलहाल यहाँ ताला लगा दिया गया है, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और हॉस्पिटल प्रबंधन से ये जानकारी मांगी गई है कि उस दिन कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे गए हैं, डॉक्टरों का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए हर जगह ताले लटके दिखाई दे रहे हैं, कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर। अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट भी जो है, जांच टीम का रिपोर्ट भी जो अब तक जांच हुई है उसका भेज दिया गया, उसकी कॉपी भी थाना को भेज दिया गया और उसके अनुसार उनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया। केवल अस्पताल प्रबंधक पर या कितने लोग? सारा लिस्ट मैंने दे दिया है, किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कौन उनका असिस्टेंट था, कौन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट था, सारा लिस्ट हम लोग दे दिया है। और कितने लोगों का टोटल नंबर हम लोग नहीं दिए लोगों पर, मैंने सारा लिस्ट ही दे दिया है कि ये डॉक्टर इस पेशेंट का इसने ऑपरेशन किया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ये सब काम कर रहे थे। डॉक्टर का नाम है उसमें? हाँ डॉक्टर नाम है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के डॉक्टर एनडी साहू और मेडिकल स्टाफ तो फरार है, लेकिन जिन लोगों की आंख उन्होंने खराब की उनमें से कुछ लोग अब भी इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। नीतीश चंद्र जब इस हॉस्पिटल में थे उसी वक्त एक बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचे। उनकी आंख का भी ऑपरेशन हुआ था, उनकी आंख से भी पस निकल रहा था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अब कहां जाएं, क्या करें, किसे दिखाएं। नीतीश ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि वो एसके मेडिकल कॉलेज जाएं, जहां इस हॉस्पिटल के शिकार दूसरे मरीजों का इलाज हो रहा है। ऑपरेशन हुआ था 22 तारीख। अच्छा आपके तो आंख से अभी मवाद निकल रहा है? हाँ पानी गिर रहा है, ये आंख से नहीं लौक रहा है। आपने जल्दी दिखाया नहीं कहीं? अभी क्या कहा गया आपको? पटना भेजा था, पटना से कोई खबर अथी नहीं हुआ है, यही हॉस्पिटल पटना भेजा था। आपका भी ऑपरेशन 22 तारीख को ही? हाँ हाँ 22 तारीख को हुआ था। को ये मालूम है ना कि कई लोगों में इन्फेक्शन चूंकि बहुत ज़्यादा हो गया है तो उनका इलाज हो रहा है, आप इलाज करवा रहे हैं अभी? अभी तो नहीं करा रहे हैं। तो आप एसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाइए जहाँ पे और दूसरे मरीज हैं अभी। जी सर। 10 दिन का आराम हुआ ही नहीं, फिर हम लोग एक दिन के बाद यहाँ पर आए, कहे कि आप लोग हल्ला क्यों करते हैं, आप लोग एकदम शांत रहिए। तो आप जितनी जल्दी हो इनका इलाज तो कराइए। जी तभी हम लोग कहाँ जाएं? एसके मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया है जी, वहीं पे जाना है हम लोगों को। आप वहाँ जल्दी इनको लेकर जाएं। जी। मरीज तो असल में उसी दिन के बाद से शिकायत कर रहे थे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मामले को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब 15 लोगों की एक एक आंख निकालनी पड़ी तो प्रशासन की नींद टूटी। तब जाकर नीतीश कुमार की सरकार जागी, जांच का ऐलान किया गया। अब जांच करने वाले अफसर भी मान रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है। न कहीं चूक तो निश्चित है, इसलिए कि यहाँ संक्रमण है, लगता है कहीं पेन ऑफ्थल्माइटिस हुआ है या इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो जो है वो जांच के बाद समझ में आएगा। सिविल सर्जन जांच कमेटी सिविल सर्जन कर रहे हैं, एसीएमओ ने भी देखा है और उसको सील किया गया है। और मैं आया था तो मैं भी देखने आया हूँ कि क्या स्थिति है और आगे क्या करना चाहिए। इस पर जांच विस्तृत बैठाई जांच
की जाएगी समय। तो मैं इस मकसद से आया हूँ कि मैं देखूं कि यहाँ पर मरीज क्या क्या है, समस्या क्या है और कितने मरीज और हैं। मरीज का मैं डाटा ले रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मरीज अफेक्टेड हुए हैं और जो स्टाफ हैं वो कहाँ हैं, और उससे मैं डिटेल्स लूँगा। वो देख रहे हैं ये बंद है सब। अच्छा। तो वो एक आदमी है, कौन है जो यहाँ पर खड़े हैं, वो गार्ड, अभी मैं जस्ट आया हूँ, वही जानते हैं। वो स्टाफ यहाँ नहीं है, सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सारे लोग निकल चुके हैं। तो ताला बंद था, मैं आया तो यहाँ ताला बंद किया हुआ था। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे और अखिलेश यादव बुंदेलखंड में। खास बात यह थी कि आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 2017 से पहले यहां पलायन होता था, लेकिन योगी के राज में पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। पहले इस इलाके में दंगे होते थे, लेकिन अब दंगा करने वाले रहम की भीख मांगते हैं। पहले यहां माफिया राज था, अब बड़े बड़े गुंडे पुलिस के सामने मुर्गा बनते हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी माँ, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की बात तो थोड़ा और आगे बढ़ाया। योगी ने कहा कि 2017 से पहले दंगा करने वालों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाता था, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वालों को संरक्षण मिलता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी की आबोहवा बदल गई है। अब यहां दंगा करने वाले जेल में हैं, इसीलिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। पहले सरकार सिर्फ एक परिवार के विकास की चिंता करती थी, अब सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानकर विकास कर रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदरबाट होता था। एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था। जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है।
अब दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं, देखते हैं अखिलेश यादव ने योगी को क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव असल में आज बुंदेलखंड में विजय यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने योगी का भाषण शायद सुना होगा, इसलिए आज जब विजय यात्रा ललितपुर पहुंची तो अखिलेश ने तुरंत जवाब दिया। योगी ने बात तो सियासी की थी, लेकिन अखिलेश ने पर्सनल अटैक किया। अखिलेश ने कहा कि परिवार क्या होता है ये तो वही समझ सकता है जिसका अपना परिवार हो, जिनका कोई परिवार नहीं वो लोगों का दुख क्या समझेंगे। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और यहां के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले, अब यहां जुमले भी नहीं चलने वाले हैं। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से योगी को अच्छा जवाब दिया, लेकिन उन्हें इसका क्या जवाब मिलेगा इसका अंदाजा है। योगी कहेंगे कि यही तो दिक्कत है कि अखिलेश यादव के लिए परिवार सिर्फ घर के 4 लोग हैं, लेकिन योगी के लिए यूपी के 22 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। अब इसका अखिलेश क्या जवाब देंगे ये उन्हें अभी से सोचना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव से अब प्रियंका गांधी भी सवाल पूछ रही हैं। प्रियंका आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। आज प्रियंका ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली की। यहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया ही, लेकिन पहली बार अखिलेश यादव और मायावती पर हमले किए। प्रियंका ने पूछा, अखिलेश यादव तब कहां थे जब यूपी में लोग कोरोना से मर रहे थे? अखिलेश यादव तब कहां थे जब लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया? प्रियंका ने अखिलेश और मायावती पर सिर्फ जाति और मजहब की सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी, क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे
किसानों को कुचला कर गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे? जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहती हूं, जब दलितों पर अत्याचार हुआ, हाथरस में हुआ, आगरा में हुआ, अभी हाल में फाफामऊ इलाहाबाद में मैं गई थी, दलित परिवार पर अत्याचार हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, बसपा के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वे बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जैसा ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में ये सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रतिनिधि हैं, आप सोचेंगे आपकी जाति के, आपके धर्म के, आपसे वोट मिल जाएगा और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आपको जबरदस्ती बदलवानी है। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की बुरी हालत को देखते हुए सभी स्कूल्स एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में स्कूल 4 दिन पहले 29 नवंबर को खुले थे, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसके लिए डांट लगाई। पूछा आखिर वो बच्चों की हेल्थ से खिलवाड़ क्यों कर रही है। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि केजरीवाल की सरकार पॉल्यूशन को लेकर सीरियस नहीं है। जब बड़े लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा जा रहा है तो फिर बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए? वो भी तब जब दिल्ली का AQI लेवल 500 से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की राज्य सरकार से यह भी कह दिया कि वो सिर्फ नारेबाजी करती है, काम कुछ नहीं हो रहा। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए 25-30 लोगों का एक कमीशन बनाने का आखिर मतलब क्या है। अदालत ने साफ कहा कि पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे, वरना यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज सरकार ने दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पराली को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सरकार ने माना कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह गाड़ियां और इंडस्ट्री है। अब दिल्ली की हवा को साफ कैसे किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आज हल्की बारिश हुई है, इसके कारण सर्दी तो बढ़ेगी और हो सकता है कि पॉल्यूशन कम हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।